उम्मीद करता हूँ आपके हालचाल बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट 3 माने सेशन 3 का हमने 50 क्वेश्चन तो कर लिए थे और बचे हुए 50 क्वेश्चन के अगर आंसर आपको चाहिए तो इस सेशन को फर्स्ट माने कहते हैं ना पहले मिनट से लेके लास्ट मिनट तक आपको पूरा देखना पड़ेगा ताकि आपको हर क्वेश्चन का आंसर आपका वेरीफाई हो सके। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से और जल्दी 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 अपने बाकी बचे हुए सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है द मिड वैल्यू आर ऑल्सो कॉल्ड एज। मिड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं सर? क्लास मार्क बोलते हैं और क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट तो क्लास बाउंड्रीज की और क्लास लिमिट्स की होती है। किसी भी क्लास इंटरवल की जो मिड वैल्यू होती है दोस्तों, वो क्या कहलाती है? क्लास मार्क कहलाती है। क्या कहलाती है? क्लास मार्क। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 2 डायमेंशनल फिगर। कौन सी इसमें से ऐसी फिगर है जो 2 डायमेंशनल फिगर नहीं है? लाइन डायग्राम की बात करेंगे तो लाइन डायग्राम हमेशा 1 डायमेंशनल फिगर होती है। लाइन डायग्राम जो होती है वो 1 डायमेंशनल फिगर होती है। स्क्वायर डायग्राम में एक 2 डायमेंशनल फिगर होती है। पाई डायग्राम भी एक 2 डायमेंशनल फिगर होती है और रेक्टेंगुलर डायग्राम भी एक 2 डायमेंशनल फिगर होती है। लेकिन अगर हम बात करें तो लाइन डायग्राम जो होती है वो 1 डायमेंशनल फिगर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी सर, अब ये क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है सर? ये 52 के बाद क्वेश्चन नंबर ये है 53। क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब जरा ध्यान से देखिए, तो ये इंडाइसिस का क्वेश्चन है दोस्तों। ये किसका क्वेश्चन है? इंडाइसिस का। हमें इसे सॉल्व करके बताना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी। तो सबसे पहले जरा ध्यान दीजिए, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये जो लिखी हुई है मैं यहां लिख देता हूं। ये लिखी है a to the power 4b इंटू x to the power 6 की होल पावर। यहां कितना रूट है? 6 रूट है, तो यहां 1/6 आएगा। यहां क्या आएगा? 1/6 आएगा। इंटू a to the power 2/3 इंटू x to the power -1 टू दी होल पावर कितना है? -b। आपको इसे सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। दैट इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? a टू दी पावर कितना हो जाएगा? 4b/6 और a की पावर यहां पे भी है तो ये हो जाएगा -2b/3। भाई इंटू में है तो ये दोनों बेस है में तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। अच्छा, अब रह गई x की बारी। तो x की पावर 6/6 और इंटू में तो पावर ऐड होंगी और -1 इंटू -b प्लस b हो जाएगा। ठीक है ना? तो जरा देखिए ये कितना हो जाएगा? ये 2/3 भी हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, क्या हो गया? 0। और किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। और ये क्या हो गया? 1 हो गया। तो इंटू में कितना आएगा? x की पावर 1 प्लस b। तो इसका आंसर क्या आएगा? x की पावर 1 प्लस b। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? x की पावर 1 प्लस b। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ गर्ल, अभिषेक सेज this girl is the daughter of only a child of my father. What is the relation of the Abhishek's wife to that girl? ठीक है ना? अब सबसे पहले ये मान लीजिए अभिषेक है, इसका नाम दे देते हैं अभिषेक। अभिषेक कह रहा है पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ गर्ल, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए ये अभिषेक कह रहा है, ये लड़की खड़ी हुई थी, गर्ल नाम दे दिया इसको। ठीक है ना? दिस गर्ल इज द डॉटर ऑफ दिस गर्ल, ये जो गर्ल है इज द डॉटर ऑफ ओनली अ चाइल्ड ऑफ माई फादर। माने मेरे फादर की एक लौती बेटी है, ये मेरे फादर की एक लौती बेटी है। माने अभिषेक कौन हुआ? इसका भाई हुआ। अभिषेक कौन हुआ? इसका भाई हुआ। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ अभिषेक वाइफ? अभिषेक की जो वाइफ है, अभिषेक की जो वाइफ है उसका इस लड़की से क्या संबंध है? तो अभिषेक की जो वाइफ है उसका इस गर्ल से क्या संबंध है? तो ये कौन होगी? तो भाई गर्ल की भाई कौन है? अभिषेक। और उसकी वाइफ माने ये क्या हो गई? सिस्टर के बराबर हो गई। लेकिन किसकी वजह से? कानून की वजह से। तो यहां पे दैट गर्ल इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ अभिषेक एंड वाइफ इज ऑल्सो द सिस्टर इन लॉ ऑफ दैट गर्ल। ठीक है ना? तो आंसर क्या आएगा इसका? सिस्टर इन लॉ। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द डायमेंशन ऑफ द बार डायग्राम, क्यूब डायग्राम एंड पाई डायग्राम इन दिस सीक्वेंस। हाँ जी, बार डायग्राम कितने एक्सेस में बनता है 2 में, क्यूब डायग्राम कितने में बनेगा 3 में, और पाई डायग्राम कितने में बनेगा 2 में, वो सॉरी 1 में। तो आंसर कितना आ जाएगा 2, 3 और 1, 2, 3 और 1। क्लियर हो गई बात। तो पाई डायग्राम जो होता है 1 डायमेंशनल फिगर होती है। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इसको सॉल्व करना है सर। हाँ जी सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 25 की पावर 150 माने इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर 150 इज इक्वल्स टू 25x माने 5 की पावर 2 इंटू एक्स की होल पावर कितनी है 50। तो जरा देखिए यहां से, ये 5 की पावर कितना हो गया 300, ये 5 की पावर कितना हो गया 300, ये 5 की पावर कितना हो गया 100। भाई पावर के ऊपर पावर तो पावर की मल्टीप्लाई, और x की पावर कितना हुआ 50। तो कुल मिला के 5 की पावर कितना रह गया 200 बराबर x की पावर कितना आया 50। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 की पावर 200 अपॉन 50 का मतलब कितना आ जाएगा 4। 5 की पावर 4 का मतलब आंसर आ जाएगा b। आंसर कितना आ जाएगा b आ जाएगा सर। आंसर क्या आ जाएगा इसका b आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 57 इफ log x बराबर a प्लस बी log y बराबर a माइनस बी। तो आपसे पूछ रहा है log ऑफ 10x अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू। यहां पे थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा बेटा जी, यहां बेस में 10 है, यहां बेस में क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, तब जाके इसका आंसर निकल सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किसकी log 10x अपॉन वाई स्क्वायर टू द बेस 10। यहां पे भी क्या होना चाहिए बेस 10 ही होना चाहिए ये, ठीक है ना। तो आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log 10 टू द बेस 10 प्लस log x टू द बेस 10। भाई जो मल्टीप्लाई में तो उसे प्लस में करके लिख दिया, जो डिवाइड में होंगे उसे माइनस में करके लिख देंगे, माने माइनस log y स्क्वायर, स्क्वायर का 2 आगे लिख दिया टू द बेस 10। बात समझ में आ गई। अब log 10 टू द बेस 10 की वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस log x की वैल्यू कितनी की बिना आपको a प्लस बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ log y की वैल्यू कितनी की बिना आपको a माइनस बी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस a प्लस बी माइनस 2a प्लस 2b। तो दैट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा b और 2b कितना हो गया 3b, और a में से 2a गया कितना बचेगा माइनस a। तो 1 माइनस a प्लस 3b, 1 माइनस a प्लस 3b। आंसर हो गया सर इसका a। आंसर इसका क्या हो गया a हो गया दोस्तों। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है log 512 टू द बेस 2 रूट 2 रेशो log 324 टू द बेस 3 रूट 2। ये पूछ रहा है इसका रेशो क्या आएगा। तो जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो 512 की बात करें log 512 टू द बेस 2 रूट 2 अपॉन log 324 टू द बेस 3 रूट 2। ये पूछ रहा है इसका रेशो क्या आएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पे ये जो 512 है ये 2 की पावर कितना होता है, ये 2 की पावर होता है 9, माने 9 तो आगे चला गया 9 log 2। भाई इसे आप लिख सकते हो 2 की पावर 9, तो पावर जो होगी वो आगे चली जाएगी, तो ये हो गया 9 log 2। अच्छा ये 2 रूट 2 जो लिखा है, 2 रूट 2 जो लिखा है, 2 रूट 2 का मतलब क्या हुआ भाई 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1/2, माने कुल मिला के 2 की पावर कितना हो जाएगा 3/2। कुल मिला के 2 की पावर कितना हो जाएगा 3/2। तो 2 की पावर जब बेस की पावर आगे जाती है तो रेसिप्रोकल होकर जाती है, तो इनटू में कितना हो जाएगा 2/3। ये तो हो गई log 512 टू द बेस 2 रूट 2। अब जरा ध्यान से देखिए ये वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, और ये क्या कट गया 3 3 9 कट गया, माने कुल मिला के ऊपर वैल्यू कितनी आएगी 6। कुल मिला के ऊपर वैल्यू कितनी आएगी 6। अच्छा अब नीचे की बात करते हैं। ये लिख रहा है log 324 टू द बेस 3 रूट 2। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि 324 3 रूट 2 की पावर कितनी बनता है। तो हम क्या करेंगे 3 रूट 2 के फैक्टर कर लेंगे, 324 के क्या कर लेंगे, सॉरी 324 के हम क्या कर लेंगे फैक्टर कर लेंगे। किसकी टेबल से देंगे, छोटे नंबर की या बड़े नंबर की, सब बड़े नंबर की टेबल से दीजिएगा। तो 4 की टेबल से दे देते, ये कितना हो जाएगा 4 8 32, 4 1 4। 9 की टेबल से दिया, 9 की टेबल से दिया, खत्म। ठीक है ना, मतलब ये हो जाएगा 2 × 2,
ये हो जाएगा 3 × 3 और ये भी हो जाएगा 3 × 3। माने कुल मिला के 3 की पावर 4 बनेगा और 2 की पावर 2 बनेगा। माने अगर हम बात करें तो 324 को 3 की पावर 4 और 2 की पावर 2, या ये कहें इस 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं और दूसरे वाले 2 को भी √2 × √2 लिख सकते हैं। माने कुल मिला के ये 3 √2 की होल पावर 4 हो जाएगा। माने कुल मिला के इसे लिख सकते हैं log 3 √2 की होल पावर 4, पावर 4 आगे आ गई टू द बेस 3 √2। ये क्या हो गई वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि log a टू द बेस a की वैल्यू 1 होती है, तो कुल मिला के अपॉन में क्या बचेगा 4। तो रेशो कितना आ जाएगा 6:4 का मतलब आंसर हो गया 3:2। 6:4 का मतलब आंसर हो गया 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है विद द हेल्प ऑफ द हिस्टोग्राम वन कैन फाइंड, क्या फाइंड कर सकते हैं, हिस्टोग्राम की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मॉड फाइंड कर सकते हैं। ओजाइव की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, सभी पार्टीशन वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, जैसे मीडियन, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल, इन सबको फाइंड किया जा सकता है। और जो मीन है वो किसी भी ग्राफ से पता नहीं कर सकते, क्योंकि मीन का मतलब होता है आप एक मैथमेटिकल एवरेज की बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन में। वो कह रहा है द नेशनैलिटी ऑफ अ पर्सन क्या होगा, नेशनैलिटी ऑफ अ पर्सन क्या होगा, एक एट्रीब्यूट होगा। भाई आई एम इंडियन, ये क्या है, ये मेरी नेशनैलिटी है, आई एम एन इंडियन, ये मेरी क्या है नेशनैलिटी है, माने क्या है क्वालिटी है। तो ये क्या कहलाएगा, एक एट्रीब्यूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, ये एट्रीब्यूट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी प्लॉट लेस देन एंड मोर देन ओजाइव डिस्ट्रीब्यूशन देन द ग्राफ प्लॉटेड इज, क्या कहलाएगा, ओजाइव कहलाएगा। भाई लेस देन और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, ओजाइव बोलते हैं। और दोनों ओजाइव एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करते हैं, मीडियन कॉमा n/2 पे। कहां इंटरसेक्ट करते हैं, मीडियन कॉमा n/2 पे। क्वेश्चन नंबर 62, if mean and the coefficient of variation of the marks of 10 student is 20 and 80 respectively, then what will be the variance of them। अच्छा अब जरा ध्यान से देखिए, कह रहा है if mean and coefficient of variation, माने मीन आपको कितना गिवन है, मीन आपको कितना गिवन है 20, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना गिवन है 80%। आपसे वेरिएंस माने सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल आएगा, वेरिएंस निकल जाएगा। अब जरा ये बताइए कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता क्या है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100%। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100%। ये वैल्यू कितनी गिवन है 80, ये कितना है नहीं पता, अरिथमेटिक मीन कितना है 20 इंटू 100%, ठीक है ना। तो जरा देखिए 25 जा कट गया, 5 16 जा कट गया, माने स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। जब स्टैंडर्ड डेविएशन 16 होगा तो वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, क्या होगा वेरिएंस होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा 16 होगा। अब जरा देखिए ऑप्शन में 16 भी रखा है। ज्यादातर बच्चे ये गलती कर देते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन पे ही आंसर लगाए जाते हैं, जबकि क्वेश्चन में साफ साफ पूछा, क्या पूछा है इसने, वेरिएंस पूछा है दोस्तों। बात समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, इफ सेम अमाउंट इज एडेड टू or subtracted from all the values of an individual series, then the standard deviation and variance both shall be no changes। किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी को आप जोड़ेंगे या घटाएंगे तो किसी भी डिस्पर्जन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो जितने भी डिस्पर्जन है उसी रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएंगे। तो ये कह रहा है इफ द सेम अमाउंट इज एडेड, एडेड माने ओरिजिन वाली बात हो गई, कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी जोड़ेंगे या घटाएंगे तो किसी भी डिस्पर्जन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आएगा नो चेंज, अनचेंज। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, द सेकेंड एंड द थर्ड मूवमेंट ऑफ सैंपल ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन आर दिस आर। ये पूछ रहा है सेकेंड मूवमेंट बताइए और थर्ड मूवमेंट बताइए। सेकेंड मूवमेंट का मतलब बेसिकली आपसे समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, माने ऑन एन एवरेज स्क्वायर डेविएशन के बारे में पूछ रहा है, ऑन एन एवरेज स्क्वायर डेविएशन के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपका काम होगा यहां पे अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने का। सबसे पहला आपका काम होगा यहां पे अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने का। तो -6 -4 -10 -12 और ये क्या हो गया 0। इसका अरिथमेटिक मीन कितना आ गया 0 आ गया सर। अब अगर हम सेकेंड मूवमेंट की बात करें तो समीशन
एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, ये कहलाता है सेकेंड मूवमेंट। ये कहलाता है सेकेंड मूवमेंट, जिसे सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट भी कहा जाता है। आपसे ये वैल्यू कैलकुलेट करने को कह रहा है, जिसका नाम हम कह सकते हैं, जिससे क्या कह सकते हैं, वेरिएंस भी बोल सकते हैं। सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट जो कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है वेरिएंस। ये क्वेश्चन एक टाइम में किसी पेपर में तब CA-CPT हुआ करता था, तब ये आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था। मूवमेंट आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको पता सब कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आपको निकालना है, तो 0 - 6, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 4, 16, 2 का स्क्वायर 4, 0, 4, 16 और 36 डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है, 7। ये हो गया 20 और 20 40 और 72 112 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 6 जा, कितना आ गया 16। तो माने सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट 16 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 16 होगा, वो डी होगा। अगर ये थर्ड सेंट्रल मूवमेंट कहता, तो थर्ड सेंट्रल मूवमेंट का मतलब होता समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल क्यूब अपॉन एन, ठीक है ना। माने वहां पे आप क्या निकालेंगे, सबका क्यूब निकाल के डिवाइड बाय एन करेंगे, तब जाके थर्ड सेंट्रल मूवमेंट निकलेगा। क्लियर हो गई बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65, अ मशीन डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर। माने यहां पे क्या आ रहा है कि हर एक साल बाद मशीन की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। किसके बिहाफ पे, उसकी बिगनिंग वैल्यू के बिहाफ पे। बात समझ में आ गई। माने इसे आप चाहे तो अकाउंट्स की लैंग्वेज में रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। एंड द कॉस्ट इन द स्क्रैप वैल्यू रियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ द परचेजिंग इज ₹23240 एंड ₹9000। माने मशीन की वैल्यू कितनी है, वैल्यू ऑफ मशीन कितना है सर, वैल्यू ऑफ मशीन है ₹23,240 और स्क्रैप वैल्यू कितनी है, स्क्रैप वैल्यू है ₹9,000। वो कह रहा है फॉर हाउ मेनी ईयर्स द मशीन वाट पुट टू यूज। बताइए कितने साल तक आप मशीन को यूज कर पाएंगे, जबकि डेप्रिसिएशन रेट आपको दे रखा है कितना, 10% का। तो अब देखा जाए ये डेप्रिसिएशन का केस है बेटा जी, तो डेप्रिसिएशन के केस में हमेशा प्रिंसिपल ज्यादा होगा और अमाउंट क्या होगा, कम होगा। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन रेट। आपसे टाइम की वैल्यू पूछ रहा है, तो जरा देखिए यहां पे 9,000 बराबर कितना आएगा, 23,240 और 1 माइनस 10/100 की होल पावर n। आपको यही पता करना है n कितने टाइम में आएगा, ठीक है ना। तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 9,000 डिवाइडेड बाय 23,240 इज इक्वल टू 0.9 की होल पावर n। अब आपको मल्टीप्लाई करके देखना है कितनी बार में आएगा। पहले तो आप ये चेक कर लीजिए, 9,000 डिवाइड बाय 23,240 कितना है, 9,000 डिवाइड बाय 23240, यह आ गया 0.3872। अब आपको ये चेक करना है कि 0.9 की कितनी बार मल्टीप्लाई करें जिससे 0.3872 आ जाए। तो 0.9 इंटू 2 नहीं आया, 3 4 5 6 7 8 9 9 में आ रहा है, तो 9 ईयर्स लगेंगे। 9 में एग्जैक्ट आ रहा है 0.3874, 3872 बात एक ही है। तो आंसर कितना आ गया, 9 सालों में ये अपनी स्क्रैप वैल्यू को क्या कर जाएगा, अचीव कर जाएगा। माने 9 सालों तक आप इसे यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पे ध्यान रखिएगा ये 5 है, ये बेटा S नहीं है, ये 5 है, ठीक है ना, यहाँ 5 लिखा हुआ है। ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी। बहुत आराम से तसल्ली से देखिए। सबसे पहले अगर यहां से देखिए तो ये हो गया log 1 + 1/5 का मतलब 6/5 टू द बेस 5 प्लस log 1 + 1/6 का मतलब 7/6 टू द बेस 5। अगला वाला क्या होता, अगला वाला होता log 1 + 1/7, यही तो होता। तो log 8/7 टू द बेस 5 और अप टू सो ऑन टू कहां तक जाएगा, log 625 टू द अपॉन 624 टू द बेस 5, ठीक है ना। अब log में कई सारी चीजें अगर प्लस में है, log m प्लस log n, तो क्या होगा, log mn होगा। माने log के अंदर का क्वांटिटी प्लस में आई हुई है, इसका मतलब वो एक्चुअली में क्या होंगी, मल्टीप्लाई में होंगी। तो दैट इज इक्वल्स टू log
इसे हम लिख सकते हैं 6/5 इंटू 7/6 इंटू 8/7 इंटू अप टू सो ऑन टू इंटू 625/624 और टू द बेस कितना है 5 है। अब जरा चेक करिए, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, 9 से 9, 10 से 10, ऐसी करते करते ये 624 भी कट जाएगा। माने कुल मिला के आपके पास बचा 5 की टेबल से ये कट गया कितनी बार 125। माने कुल मिला के आपके पास बचा log 125 टू द बेस 5। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, तो इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3, तो 3 आगे आ गया log 5 टू द बेस 5। इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। आंसर कितना आ गया 3। आंसर कितना आ गया आपका 3 आ गया सर। आंसर कितना आ गया आपका 3 आ गया। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है इफ ज्योमेट्रिक मीन इज 6 एंड द अर्थमेटिक मीन इज 6.5। हार्मोनिक मीन पूछ रहा है, ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है 6, अर्थमेटिक मीन दे रखा है 6.5, हार्मोनिक मीन की वैल्यू पूछ रहा है। अब ये जरा ये बताइए अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में क्या रिलेशनशिप होता है बेटा। ज्योमेट्रिक मीन इज का स्क्वायर क्या होता है अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन के बराबर होता है। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर क्या होता है अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन के बराबर होता है। माने अर्थमेटिक मीन हमेशा हाईएस्ट रिजल्ट देगा, हार्मोनिक मीन हमेशा लोएस्ट रिजल्ट देगा, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का भी ज्योमेट्रिक एवरेज होता है। ठीक है ना। तो अब इन वैल्यूज को लगा दीजिए। 6 का स्क्वायर हो गया 36, अर्थमेटिक मीन 6.5, हार्मोनिक मीन ऐसे ही, तो हार्मोनिक मीन की वैल्यू आ गई 36 डिवाइडेड बाय 6.5। देखिए आंसर इसी फॉर्म में दे रखा है, तो आंसर क्या हो गया ए हो गया, 6 का स्क्वायर अपॉन 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 68 अ कंपनीज पास 10 ईयर एवरेज अर्निंग इज ₹40 करोड़। 10 साल का एवरेज कितना है 40 करोड़। टू हैव द सेम एवरेज अर्निंग फॉर 11 ईयर्स इंक्लूडिंग दीज 10 ईयर्स, हाउ मच अर्निंग मस्ट बी मेड बाय द कंपनी इन द 11th ईयर। भाई 40 करोड़ ही कमाना होगा। जब शुरू के 10 सालों का एवरेज 40 करोड़ रहा, तो कह रहा है 11वें साल में कितना पैसा कमाए जिससे 11 सालों का एवरेज भी 40 करोड़ रहे। तो 11वें साल में अगर वो 40 करोड़ ही कमाएगा तो उसके 11 सालों का एवरेज क्या रहेगा 40 करोड़ ही रहेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 40 करोड़। आंसर कितना हो जाएगा 40 करोड़। अगर वो 11वें साल 40 करोड़ रुपए ही कमाएगा, क्योंकि 10 सालों का पुराना एवरेज 40 करोड़ रहा है, तो 11वें साल अगर वो 40 करोड़ ही कमाता है तो 11 साल का एवरेज भी क्या होगा 40 करोड़ ही रहेगा। चाहे आप कैसे भी करके आप इसे फॉर्मूले से देख लीजिए, चाहे आप इसे कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए, 40 करोड़ ही आंसर आएगा। अगर मैं फॉर्मूले से समझाऊं या कॉन्सेप्ट से समझाऊं तो 40 करोड़ 10 सालों का सम कितना होगा, सम ऑफ 10 ईयर कितना होगा 400 करोड़। ठीक है ना। अब आपको सम ऑफ 11 ईयर कितना चाहिए 11 इंटू 40 440 करोड़। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो 11th ईयर का क्या होना चाहिए प्रॉफिट होना चाहिए, कितना होना चाहिए 40 करोड़। चाहे कैसे भी समझ लीजिए सर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है पर्सन परचेजेस ₹5 वर्थ ऑफ एक्स फ्रॉम 10 डिफरेंट मार्केट्स। यू आर टू फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एक्स पर रुपी परचेज फ्रॉम ऑल मार्केट्स टेकन टुगेदर, द सुटेबल एवरेज इन दिस केस इज क्या होगा हार्मोनिक मीन होगा। अगर अलग अलग मार्केट से आप किसी प्राइस को लेते हैं और उस कंडीशन में आपको एक एवरेज प्राइस निकालना हो तो हमेशा याद रखिएगा हार्मोनिक मीन निकाला जाता है। क्यों हार्मोनिक मीन हमेशा वहां निकाला जाएगा जहां आपको एक लीस्ट एवरेज, माने कहते हैं ना ऑन एन एवरेज कम से कम कितना मार्केट प्राइस रहेगा, तो इसके लिए हम हमेशा हार्मोनिक मीन निकालते हैं। हाईएस्ट एवरेज प्राइस निकालने के लिए अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, और इन दोनों का एवरेज पता करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड इक्वल्स टू क्या होता है। भाई हमें तो रिलेशनशिप ये पता है कि मॉड बराबर क्या होता है 3 मीडियन, मॉड बराबर क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, लेकिन यहां पे रिलेशनशिप दे रखा है मीन माइनस मॉड। तो हम क्या करें बोथ साइड पहले मीन माइनस कर लेते हैं, बोथ साइड पहले मीन माइनस कर लेते हैं। तो अब जो रिलेशनशिप निकल के आएगा वो निकल के आएगा मॉड माइनस मीन इज इक्वल्स टू 3 कॉमन आ जाएगा मीडियन माइनस मीन के।
ठीक है ना। तो अगर मैं इसके साइन को चेंज कर दूं, बोथ साइड माइनस साइन कॉमन ले लूं, तो ये हो जाएगा मीन माइनस मॉड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन। माइनस साइन यहां से भी कॉमन ले लिया, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, तो आंसर क्या होगा, मीन माइनस मॉड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन। ये आ गया डी वाला आंसर। क्लियर हो गई बात सर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, इफ द अर्थमेटिक मीन एंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स आर 10 एंड 40, माने मीन दे रखा है 10, मीन दे रखा है 10 और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है 40। सबसे पहले मुझे बताइए स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा। ये 40% ही मानिएगा, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बराबर क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन इनटू 100%, ठीक है ना। ये गिवन है कितना 40, ये हमें पता नहीं, ये हमें पता है 10 है, इनटू 100, 0 से 0, 0 से 0, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी आ गई 4, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी आ गई 4। अच्छा वो कह रहे हैं देन द वेरिएंस ऑफ दिस, आपसे वेरिएंस सिर्फ एक्स का नहीं पूछा है, आपसे वेरिएंस इसका पूछा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे ओरिजिन क्या है भाई, जितने भी डिस्पर्जन है उन सभी पे ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वेरिएंस पे भी ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से हमने ये 50 को तो कर दिया कट, -15 को कट कर दिया। अब किसका फर्क पड़ेगा 3/2 का, लेकिन हमसे अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो 4 इंटू 3/2 करेंगे, लेकिन हमसे इसने क्या पूछा है, वेरिएंस पूछा है। तो वेरिएंस पे स्केल का नहीं, स्केल के स्क्वायर का फर्क पड़ता है। तो न्यू वेरिएंस कितना हो जाएगा, न्यू वेरिएंस कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, इसका स्केल का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर कितना आएगा 9, 9/4 इंटू 4 नहीं 16, सॉरी इंटू 16। कैसे हुआ सर, दोबारा से बता देता हूं भाई। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना आया 4 आया। अब एक काम करते हैं, वेरिएंस बाद में पता करेंगे, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन पता कर लेते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा 3/2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, माने 3/2 इंटू 4 कितना आ गया 6 आ गया। न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया 6 आ गया। तो न्यू वेरिएंस कितना होगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। आंसर क्या हो गया डी हो गया, आंसर क्या हो गया डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है मीन डेविएशन इज द लीस्ट व्हेन द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम, मीन डेविएशन हमेशा सबसे कम आएगा कब, जब डेविएशन किससे लिया जाएगा, मीडियन से लिया जाएगा। जब डेविएशन किससे लिया जाएगा, मीडियन से लिया जाएगा, तो मीन डेविएशन हमेशा मिनिमम वैल्यू को शो करेगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73, इफ द मीन वैल्यू ऑफ द 7 नंबर्स दिस एंड दिस इज 9, माने इन सबका मीन दे रखा है 9, तो आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। तो इन सब का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू 9, या पहले ऑब्जर्वेशन गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 1 7, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7, अर्थमेटिक मीन 9, तो सम कितना होगा 9 7 just 63। आपके हिसाब से सम कितना होगा 63 होगा। अब 63 को हम क्या कर दें, डायरेक्ट इन सब के सम के बराबर रख दें, 7 और 9 16 12 28 और 4 7 और 9 16 12 28 और 4 32 और 11 43, 43 और 5 48, 48 प्लस x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। करने का तरीका समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑकर विद इक्वल फ्रीक्वेंसी, सभी ऑब्जर्वेशन की ऑकरेंस सेम है, देन डज नॉट एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा सर, मॉड एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर सभी ऑब्जर्वेशन की ऑकरेंस सेम है तो उस कंडीशन में कोई भी फ्रीक्वेंटली एवरेज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मॉड का मतलब होता है द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन एनी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज मॉड। जब सभी ऑब्जर्वेशन की ऑकरेंस सेम है, जैसे अगर मैं कहूं 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 5 5 5, तो मैं कहूं इस कंडीशन में मॉड क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर, इस कंडीशन में कोई मॉड नहीं होगा। मॉड कैन नॉट बी डिफाइंड इन मैनी अ केस, मॉड कैन नॉट बी डिफाइंड कब होता है, जब सभी ऑब्जर्वेशन की ऑकरेंस क्या होगी, सेम होगी। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है सर? अ बॉय रोड हिज बाइसाइकिल नॉर्थवर्ड एंड टर्न लेफ्ट एंड रोड 1 किलोमीटर and again turn left and rode 2 kilometer. He found himself 1 kilometer west of his starting point. How far did he rode in northward initially? अच्छा जी, माने ये शुरुआत में कितना चला ये पूछना चाह रहा है। तो पहले क्वेश्चन को ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ बॉय रोड हिज बाइसाइकिल नॉर्थवर्ड, माने एक पर्सन है, मान लीजिए इसी की बात करते हैं, ये यहां से नॉर्थवर्ड की डायरेक्शन में कोई कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस चला, मान लीजिए x किलोमीटर चला, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है देन टर्न लेफ्ट, तो अपवर्ड डायरेक्शन प्लस लेफ्ट का मतलब लेफ्ट लेना होगा, एंड रोड 1 किलोमीटर, और यहां से ये 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे यहां पे चला। इसके बाद कह रहा है एंड अगेन टर्न लेफ्ट एंड रोड 2 किलोमीटर, तो पहले इसको 1 को थोड़ा छोटा कर ले, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, 1 किलोमीटर। और इसके बाद इसने क्या लिया, एंड अगेन टर्न लेफ्ट, तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड रोड 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर माने डबल मान लिया 2 किलोमीटर। He found himself 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट, इसने ये देखा ये अपनी डायरेक्शन से, इनिशियल पॉइंट से वेस्ट की डायरेक्शन में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे यहां खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 2 किलोमीटर की होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो गया इसका, 2 किलोमीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। अच्छा जी सर, 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ चला। इसके बाद वो कह रहा है टर्न टूवर्ड्स हिज राइट, तो अपवर्ड प्लस राइट का मतलब हो गया राइट, एंड वॉक 3 किलोमीटर, अगेन 3 किलोमीटर यहां पे चला। इसके बाद कह रहा है टर्न्स राइट अगेन, तो राइट प्लस राइट माने होता है डाउनवर्ड्स, एंड कह रहा है टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक, और फिर उसके बाद ये राइट के बाद लेने के बाद ये चलता रहा। व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग, किस डायरेक्शन की तरफ चल रहा है सर, साउथ की तरफ चल रहा है। किस डायरेक्शन में चल रहा है सर, साउथ डायरेक्शन में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, सोना वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, सोना जो है वो वेस्ट की डायरेक्शन में 10 किलोमीटर चल रही है सर, ये 10 किलोमीटर। देन टर्न्स राइट, उसके बाद माने ये किस में चल रहे हैं हम, लेफ्ट में चल रहे हैं, लेफ्ट प्लस राइट माने अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड वॉक्स 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर ये भी चला, ठीक है ना। अगेन शी टेक लेफ्ट, तो अपवर्ड प्लस लेफ्ट का मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे, एंड वॉक 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर यहां पे गया, 10 किलोमीटर यहां पे गई। शी टर्न्ड अगेन टूवर्ड्स लेफ्ट, तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट माने डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वॉक मूव्ड 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर यहां पे आ गया, ठीक है ना। फाइनली शी टर्न राइट, अब डाउनवर्ड प्लस राइट का मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में कितना चलना है, 10 किलोमीटर। वो कह रहा है हाउ फार शी इज नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, माने स्टार्टिंग पॉइंट से यहां से कितनी दूरी पे है, 10 ये, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, 10 किलोमीटर की होगी। 10 ये 10 ये 10 ये कितना हो गया, 30 किलोमीटर। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, अ पर्सन मूव्स टूवर्ड्स नॉर्थ अप टू n मीटर, माने ये n मीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में चला, या n किलोमीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में चला। देन वॉक टूवर्ड्स ईस्ट, माने अपवर्ड के बाद ईस्ट लेने का मतलब ईस्ट की डायरेक्शन में चलना है, अप टू 10 किलोमीटर, ईस्ट की डायरेक्शन में 10 किलोमीटर चला, ठीक है सर। देन टेक राइट, तो देखा जाए हम राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं, राइट प्लस राइट क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, टूवर्ड्स साउथ, और फिर ये एंड वॉक 10 किलोमीटर, और यहां से ये 10 किलोमीटर चलने लगा, ठीक है ना। वो कह रहा है अगेन ही मूव टूवर्ड्स वेस्ट एंड रीच द स्टार्टिंग पॉइंट, और उसके बाद ये अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के लिए वेस्ट की डायरेक्शन में चला, बिल्कुल ठीक। वो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तो n क्या वैल्यू होनी चाहिए, सीधी सीधी बात है, कितना होना चाहिए, 10 किलोमीटर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 79, जय इज इन विच डायरेक्शन ऑफ आदित्य, इफ जय इज 30 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ अंजन, आदित्य इज 30 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ अंजन। अच्छा जी, तो जय और आदित्य के बीच के डायरेक्शन की बात कर रहा है। सबसे पहले जय इज 30 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ अंजन, तो अगर हम बात करें तो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये होगी, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन ये होगी, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है ना। अब जरा देखिए, जय इज 30 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ अंजन, अगर मैं यहां अंजन को मानूं तो अंजन का साउथ वेस्ट ये होगा, यहां आ गया जय, ये 30 मीटर की डिस्टेंस पे।
और आदित्य इज 30 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ अंजन, अंजन के साउथ ईस्ट में 30 मीटर पे यहां पे कौन है, आदित्य है। अब आपसे पूछ रहा है जय इज इन विच डायरेक्शन ऑफ आदित्य, जय जो है वो आदित्य किस डायरेक्शन में, सर वेस्ट की डायरेक्शन में है। किसकी डायरेक्शन में, सर वेस्ट की डायरेक्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के इज 40 मीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ एल, एम इज 40 मीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ एल, देन एम इज इन विच डायरेक्शन ऑफ के। फिर वही वाली बात यहां पे देख लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट और ये हो गया, और क्या चाहिए, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, के इज 40 मीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ एल, एल के नॉर्थ ईस्ट में 40 मीटर पे यहां पे के है। एम इज 40 मीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ एल, एल के नॉर्थ वेस्ट में 40 मीटर पे यहां पे कौन है, एम है। अब वो कह रहा है देन एम इज इन विच डायरेक्शन ऑफ के, एम जो है वो के की किस डायरेक्शन में है, सर ईस्ट की डायरेक्शन में है। किसकी डायरेक्शन में है, सर ईस्ट की डायरेक्शन में है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, ए मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 2 किलोमीटर चला, देन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। अच्छा 2 किलोमीटर छोटा रखना पड़ेगा फिर हमें, ये 2 किलोमीटर चला और फिर ये 10 किलोमीटर चला टूवर्ड्स ईस्ट, यह स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू द नॉर्थ एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर माने थोड़ा सा बड़ा करके लिखेंगे, ये 3 किलोमीटर, ठीक। अगेन ही टर्न टूवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, और उसके बाद ये अगेन ईस्ट की डायरेक्शन में गया और 2 किलोमीटर यहां पे चला, ठीक। वो कह रहा है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे, यहां पे पूछ रहा है कितनी दूरी पे है। तो देखिए ऐसे डिस्टेंस तो हम नहीं निकाल पाएंगे डायगोनली, तो 2 ये 10 ये 12, 12 और 3 15, 2 17 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। कितनी डिस्टेंस पे है, 17 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। बात समझ में आ गई सर। अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 3 ये 2, तो ये डायगोनली निकल नहीं पाएगा, नहीं ऐसे ही होगा। 17 किलोमीटर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 82, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रूम आर 8 मीटर एंड 6 मीटर रेस्पेक्टिवली। माने एक हमने रेक्टेंगल बनाया, ये इसकी लेंथ हो गई 8 मीटर, ये इसकी ब्रेथ हो गई 6 मीटर, ये भी 8 मीटर और ये भी 6 मीटर। वो कह रहा है अ कैट रन्स अलोंग ऑल द 4 वॉल्स, एक कैट जो है, एक बिल्ली जो है, म्याऊ लिख देता हूं, म्याऊ, बिल्ली जो है वो इसकी चारों दीवारों पे दौड़ने लगी, ठीक है। एंड फाइनली अलोंग अ डायगोनल, और एक डायगोनल पे, ये एक डायगोनल बना लिया, टू कैच अ रैट, एक रैट को पकड़ने के लिए। पहले तो ये बताइए चारों दीवारों पे अगर दौड़ेगी तो 8 + 6 + 8 + 6 ये डिस्टेंस हो गई वॉल की। अब डायगोनल की ओर देख लेते हैं, डायगोनल की कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो पहले तो ये 6 ये 8, तो यहां पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, माने 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, h स्क्वायर होना चाहिए। ये हो गया 36, ये हो गया 64 इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई, माने डायगोनल कितने का होगा, 10 मीटर का होगा, 10 मीटर ये चलेगा। तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, 8 6 14, 14 14 28 मीटर, तो ये हो गया, और 10 मीटर ये 38 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। अगर ये दोनों डायगोनल पे मूव करती तो 48 मीटर की डिस्टेंस कवर होती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसने एक ही डायगोनल कवर किया, इसलिए 38 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट O एंड मूव टूवर्ड्स नॉर्थ 2 किलोमीटर, ठीक है। यहां O से इसने शुरू किया और 2 किलोमीटर यहां पे नॉर्थ की तरफ चला। देन टेक राइट टर्न एंड मूव 4 किलोमीटर, और राइट लिया इसने, 4 किलोमीटर चला, ये 4 किलोमीटर। अगेन टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक 1 किलोमीटर, और यहां पे नॉर्थ लिया इसने और ये 1 किलोमीटर चला। अब वो कह रहा है रीच डेट A, और यहां A पहुंच गया। तो ये कह रहा है O A के बीच की डिस्टेंस, ये पूछ रहा है आपसे, O A के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे। बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगा और इसमें सब कुछ लगने वाला है, बहुत आराम से तसल्ली से देखिएगा।
वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस। अच्छा डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो 4 2 6 और 1 7, सीधे सीधे 7 मीटर आंसर होगा, 7 किलोमीटर। ओ से ए तक की पहुंचने की डिस्टेंस पूछ रहा है, 7 किलोमीटर आंसर होगा। कुछ नहीं करना है इसके अंदर आपको। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वन डे मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, माने सूरज उगने के बाद, विमल स्टार्टेड टू वॉक ड्यूरिंग, विमल ने वॉक करना स्टार्ट किया। ड्यूरिंग दिस ही मेट शेरू हु वाज कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। विमल वाज द शेड ऑफ द शेरू टू द राइट ऑफ हिम। ठीक है ना? टू विच डायरेक्शन विमल वाज फेसिंग। अच्छा जी, अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। वन डे मॉर्निंग, सूरज उग रहा है ईस्ट की डायरेक्शन, यहां से सूरज उगना शुरू हुआ ईस्ट की डायरेक्शन, ये ईस्ट की डायरेक्शन है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप ईस्ट की डायरेक्शन से चलेंगे तो आपकी शेडो वेस्ट में गिरेगी, अगर आप वेस्ट से चलेंगे तो आपकी शेडो ईस्ट में गिरेगी। माने सनराइज की बात करेंगे तो वेस्ट में शेडो गिरेगी, सनसेट की बात करेंगे तो ईस्ट में शेडो गिरेगी। अब वो कह रहा है विमल स्टार्टेड टू वॉक ड्यूरिंग दिस ही मेट शेरू। यहां से मान लेते हैं वो ईस्ट की डायरेक्शन से चलना शुरू किया और ये शेरू से यहां जाके कहीं मिला। जब ये विमल यहां से चलना शुरू करेगा तो इसकी शेडो कहां गिरेगी? वेस्ट में गिरेगी। इसकी शेडो कहां गिरेगी? वेस्ट में गिरेगी। ठीक है ना? Who was coming from the opposite direction, ये शेडो उसकी अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा था। विमल was the shadow of the शेरू to the right of him। विमल ने देखा इसकी जो शेडो है, शेरू की जो शेडो है वो इसकी राइट डायरेक्शन में पड़ रही है, जबकि अगर मैं देखूं तो ये विमल का लेफ्ट हुआ और ये विमल का राइट हुआ। ठीक है ना? और शेरू के लिए ये लेफ्ट राइट हुआ और ये लेफ्ट हुआ। बात समझ में आ गई ना? तो देखा जाए विमल का राइट इधर पड़ेगा, माने शेरू यहां से आएगा और विमल जब यहां से आएगा तो इसकी शेडो इधर गिरेगी और ये इसका क्या होगा? राइट होगा। तो वो कह रहा है विच डायरेक्शन विमल वाज फेसिंग। विमल किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है? विमल किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है सर? विमल कर रहा है वेस्ट की डायरेक्शन को फेस। विमल कर रहा है वेस्ट की डायरेक्शन को फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है रामजी इज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट, आफ्टर 12 किलोमीटर ही टेक्स अ राइट। राम जी ने ईस्ट की तरफ चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा रेस्ट ले लिया। ठीक है साहब? एंड ही टेक्स राइट, उसके बाद उसने राइट टर्न लिया। राइट प्लस राइट क्या हो गया? डाउनवर्ड। एंड राइट टर्न एंड ट्रेवल अप टू 5 किलोमीटर, यहां पे ये 5 किलोमीटर चला। इसके बाद कह रहा है फाइंड हिज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नाउ फ्रॉम हिज ओरिजिनल पॉइंट। ये आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। ये 12, ये 5, ये 90 डिग्री का एंगल, तो ये कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, माने अंडर रूट ऑफ 144 प्लस 25 169 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवम स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स वेस्ट। After walking a distance of 15 kilometer, he turned to the right and walked 10 kilometer. अच्छा, शिवम started from his house towards west. इसने वेस्ट की तरफ चलना शुरू कर दिया अपने हाउस से। ये ठीक है ना? After walking of 15 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर चला। He turned to the right, तो लेफ्ट प्लस राइट माने अपवर्ड होगा, एंड वॉक 10 किलोमीटर। ये 10 किलोमीटर चला। He again turned to the right, तो अपवर्ड प्लस राइट राइट होगा, एंड वॉक 5 किलोमीटर। यहां पे 5 किलोमीटर चला। इसके बाद कह रहा है आफ्टर दिस ही इज टू टर्न राइट, तो राइट प्लस राइट डाउनवर्ड होगा एट 135 डिग्री एंगल, माने 135 डिग्री के एंगल पे। यहां से अगर आप 135 डिग्री का एंगल बनाओगे तो क्या होगा? राइट डायरेक्शन माने इसी डायरेक्शन में आपको मूव करना है, माने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां से क्लॉकवाइज क्या होगा? ये हो गया 90, तो ये 135 यहां पे आएगा कहीं। एंड कवर 10 किलोमीटर, और ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ने यहां से कवर करी। ठीक है ना? अब वो कह रहा है इन विच डायरेक्शन शुड ही गो, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये कौन सी है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा है? साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डायरेक्शन टेस्ट का है। मिस्टर एवी स्टार्टेड टू वॉक स्ट्रेट टूवर्ड्स साउथ। ये अब साउथ की डायरेक्शन में जा रहा है, ध्यान रखिएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर,
यहां 5 मीटर चलने के बाद ही टर्न टू द लेफ्ट, तो डाउनवर्ड प्लस लेफ्ट का मतलब राइट की डायरेक्शन में, एंड वॉक 3 मीटर, यहां 3 मीटर चला। नाउ ही टर्न टू द राइट, अब ये क्या है, राइट में चल रहा था, राइट प्लस राइट क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, एंड वॉक 5 मीटर अगेन। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। इसके बाद वो कह रहा है नाउ टू विच डायरेक्शन एवी इज फेसिंग, किस डायरेक्शन में ये फेस करके बैठा हुआ है सर, साउथ की डायरेक्शन में फेस करके बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी इन ऑर्डर टू गो यूनिवर्सिटी स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस इन द ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन में इसने चलना शुरू किया, एंड केम टू अ क्रॉसिंग, और ये क्रॉसिंग पे आके खड़ा हो गया। द रोड टू द लेफ्ट हैंड इन अ थिएटर, माने एक सेकेंड, हरी इन ऑर्डर टू गो यूनिवर्सिटी स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस, यहां से हाउस से इसने चलना शुरू किया और ईस्ट की डायरेक्शन में चला। ठीक है ना, केम टू अ क्रॉसिंग, यहां क्रॉसिंग आ गई। द रोड टू द लेफ्ट हैंड इन अ थिएटर स्ट्रेट अहेड इज द हॉस्पिटल। ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज द यूनिवर्सिटी, अच्छा जी, द रोड टू द लेफ्ट हैंड इन अ थिएटर, क्रॉसिंग पे आके लेफ्ट हैंड पे, माने ये तो होगा इसका क्या, लेफ्ट यहां होगा और राइट यहां होगा, तो यहां लेफ्ट में क्या है, थिएटर है, और वो कह रहा है स्ट्रेट अहेड इज द हॉस्पिटल, और अगर सीधे जाएगा तो यहां हॉस्पिटल आ जाएगा। तो यूनिवर्सिटी कहां होगी, इसके राइट में ही होगी, यूनिवर्सिटी कहां होगी, इसके राइट में ही होगी। भाई ये डायरेक्शन में हाउस है, यहां थिएटर है, यहां हॉस्पिटल, तो यूनिवर्सिटी ऊपर होगी। तो किस डायरेक्शन में जाना होगा, ऐसे नॉर्थ की डायरेक्शन में जाना होगा। किस डायरेक्शन में जाना होगा, ऐसे नॉर्थ की डायरेक्शन में जाना होगा। क्वेश्चन नंबर 89, द क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ द नंबर्स दिस। अब क्वार्टाइल डिवीजन बराबर क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, सॉरी Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। क्वार्टाइल डिवीजन क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो पहले हमें इसका क्वार्टाइल डिवीजन के लिए पहले Q3 निकालना पड़ेगा और Q1 निकालना पड़ेगा। तो Q3 और Q1 निकालने के लिए सबसे पहले आप इसे अरेंज करेंगे। अरेंजमेंट करते हैं, 8, इसके बाद 15, इसके बाद 36, इसके बाद 40, 41, 3 3 6, 3 2 5 ही हुए, एक और होना चाहिए, 38 रह गया, 38, 40 और 41। ठीक है, अब Q1 की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होता है, 25%। 25% किसका, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 6, माने 6 + 1 7 का, 7 का 25%, 7 का 25%, 1.75, माने 1.75 ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो पूरा 8 प्लस 0.75 किसके किसके बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इंटू 7। तो 0.75 इंटू 7 प्लस 8, 13.25, ये Q1 निकल आया। ये क्या निकल आया आपका, Q1 निकल आया। अब हमें Q3 और निकालना होगा। Q3 क्या होगा, 75% ऑफ n+1 ऑब्जर्वेशन। तो ये कितना हो जाएगा, 7 का 75%, 5.25 ऑब्जर्वेशन। कहां लाई करेगा, इसके लिए 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 ऑफ 6th माइनस 5th। तो 5th ऑब्जर्वेशन कौन सा है इसका, 40, और 0.25 तो 0.25 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 40.25 यूनिट। ये आ गया Q3। अब क्वार्टाइल डिवीजन क्या था, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो 40.25 माइनस 13.25 अपॉन 2, तो 40.25 माइनस 13.25 और डिवाइडेड बाय 2, 13.5 इज द आंसर। कितना आ गया, 13.5 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजिशनल एवरेज। अरे सर, मीडियन क्या होता है, एक पोजिशनल एवरेज होता है। नेक्स्ट, एसडी ऑफ फर्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। हाँ जी, n नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ
एन स्क्वायर माइनस 1/12, अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1/12। तो 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर माने 1 2 3 4 5, तो एन की वैल्यू कितनी लगा देंगे 5। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24/12 2, तो अंडर रूट ऑफ 2 कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 2। डी इज द आंसर। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज 1/4। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है 1/4। तो आपसे पूछ रहा है देन Q3 अपॉन Q1 क्या होगा। अब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होता क्या है, सबसे पहले तो इसकी बात करें तो ये होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ये कितना गिवन है आपको 1/4। तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके Q1 अपॉन Q3 निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ Q3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ Q1। तो 5 टाइम्स ऑफ Q1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ Q3। लेकिन आप देखिए Q3 अपॉन Q1 पूछा है, Q1 अपॉन Q3 नहीं पूछा है। तो Q3 अपॉन Q1 इज इक्वल टू 5/3। कितना आ गया 5/3। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सीरीज is a plus b. We add 2 to each observation of the series, then the sum of the mean and standard deviation is. अब देखिए the sum of the mean and the standard deviation माने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का सम कितना दे रखा है आपको a plus b दे रखा है। वो कह रहा है सभी ऑब्जर्वेशन को 2 बढ़ा दिया गया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मीन जो होगा वो तो 2 इंक्रीज कर जाएगा। तो नया सम कितना होगा a प्लस b प्लस 2 होगा। नया सम कितना होगा a प्लस b प्लस 2 होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन पे ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो मीन डेविएशन रेशियो क्वार्टाइल डेविएशन, ये तो मैं करा चुका हूं क्लास में 15 12 और 10। सी इज द आंसर। 95, द डेविएशन ऑफ मिनिमम व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम, किससे होगा डेविएशन, लेकिन देखिए यहां डेविएशन लिखा हुआ है, यहां आना चाहिए मीन डेविएशन। द मीन डेविएशन आर मिनिमम व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीडियन। किससे निकाला जाएगा मीडियन से लिया जाएगा, तो मीन डेविएशन हमेशा क्या आएगा मिनिमम आएगा। इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स आर 30 एंड 24 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर्स आर। तो चेक कर लीजिए, इसमें ऑप्शन लगा लीजिए, क्या इन दोनों का अरिथमेटिक मीन 30 आ रहा है 12 प्लस 24/2, नहीं सर ये नहीं आएगा, 36/2 18 आएगा, गलत है। 48 और 12/2, हाँ सर ये आ रहा है क्या, लेकिन चेक करिए भाई, देखिए इसका अरिथमेटिक मीन तो आ जाएगा 48 प्लस 12/2, ये तो आ गया आपका 30, लेकिन चेक करना पड़ेगा ज्योमेट्रिक मीन कितना आना चाहिए 24। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा 48 इंटू 12 का अंडर रूट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, इसके फैक्टर कर लेते हैं, चाहे कैलकुलेटर पे निकाल लीजिए। तो 4 इंटू 12 इंटू 12, बिल्कुल ठीक, 12 इंटू 2 24 आ रहा है, बिल्कुल ठीक। तो आंसर क्या होगा बी होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों बी होगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू, अरे सर कितनी बार पढ़ लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100%, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अमाउंट P बिकम्स ₹5,100, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं बेटा जी, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसका आंसर कितना आएगा 5,000 आएगा। आप क्लास देख लीजिएगा, कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 99, टू ड्रॉ हिस्टोग्राम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, इन एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन होना चाहिए, और सारे क्लास इंटरवल क्या होने चाहिए इक्वल लेंथ के होने चाहिए। अगर क्लास इंटरवल इक्वल लेंथ का नहीं होता तो उस कंडीशन में हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी की जगह फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू, रिपीटेड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100%। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो यहां पे आपका ये जो कॉम्प्रहेंसिव 2 टेस्ट है, माने सेशन नंबर 2 का जो सेशन नंबर 3 का जो सेशन 1 और 2 का कंबाइंड है, वो हमने पूरा कर लिया। और कल के सेशन में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे सेशन नंबर 4 की, ठीक है ना। उसके टॉपिक आपको पहले से डिफाइन हो चुके हैं, जरा चेक कर लीजिए एक बार टॉपिक कौन कौन से थे। ये सब टॉपिक्स हैं, जरा ध्यान दे लीजिए। ये टॉपिक्स है सेशन नंबर 4 के। क्या है, एक तो इक्वेशन करना है, एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी करना है, एक इनइक्वालिटीज करना है,
एक कोडिंग डिकोडिंग ऑड मैन आउट करना है, सीक्वेंस एंड सीरीज इसी के साथ रीजनिंग वाला सीक्वेंस एंड सीरीज है, सेंट्रल वैल्यू और डिस्पर्जन करना है। इन 5 टॉपिक का मैं कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बनाऊंगा और वो हम डिस्कस करेंगे कब, 1 दिसंबर 2023 में। बस इसी तरीके से सेशंस अटेंड करते रहिए और इस बात की गारंटी मैं लिख के दे रहा हूं कि 80+ मार्क्स तो आपके आने ही आने हैं। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं दोस्तों, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय। Mayank sir, who was very supportive throughout the journey. He teaches you on the basis of real life based examples which are very, very easy and unforgettable, and his teaching skills are very simple and very innovative, so you would remember it after 10 years also. ये शेयर करना चाहती हूँ, अगर आपको भी मैथ में डर लगता है, आपके भी फॉर्मूले याद नहीं होते हैं या मैथ से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होती है, देन हाउ यू कैन ओवरकम योर फियर ऑफ मैथ। आई वुड लाइक टू गिव यू एडवाइस कि आप एक बार मयंक अग्रवाल सर से पढ़ के देखें। अभी मैं फाउंडेशन में हूँ, मैंने अभी उनसे ही पढ़ाई कर रहे हैं और उन्होंने आज तक हमें कभी फार्मूला रटना नहीं सिखाया। हमारे सारे आंसर 3 लाइन के अंदर में हमारे आ जाते हैं। I am Vishesh Sharma, a student of Mayank Agarwal sir. I am feeling short of words to express the hard work being put by the sir in teaching us. The way he teaches has left me astonished. The way he interacts with the class is interesting. It makes you understand the concepts. He never puts emphasis on the formulas. He always says that do not learn the formulas, just understand them. And I never learned any formulas, I just understand them. I always thought that maths was my weak point. I will never able to clear it. But by listening to all the advices sir had, I was able to clear it with flying numbers and a very good percentage in overall. It was all due to Mayank sir that I was able to score good in maths. Hi, I'm Jyoti and I'm pursuing CA professional course. जैसा कि आप सब जानते हैं, मैथ्स में बहुत लंबी कैलकुलेशंस होती हैं और बहुत बच्चों को इससे डर भी लगता है। बट नाउ आई हैव अ सोल्यूशन, मयंक सर। मयंक सर बहुत लंबी कैलकुलेशंस को बहुत इजी वे में करना सिखाते हैं। और Hello everyone, I am Kritika Tanwar and I am a CA student. I would like to share one thing with you all. अगर आप लोगों को मैथ से डर लगता है, अगर आपको फॉर्मूलेज याद नहीं होते, अगर आप टाइम पे अपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते मैथ्स के, सो आपके इन सब प्रॉब्लम्स के लिए आई हैव वन सोल्यूशन, दैट इज़ मयंक सर। मयंक सर हमारे मैथ्स के टीचर हैं। वो हमको मैथ्स इस तरह से पढ़ाते हैं कि हमको आज तक कोई भी फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमको आज तक कोई भी कॉन्सेप्ट रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई भी कॉन्सेप्ट लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमको आज तक सर ने जितने भी टॉपिक्स कराए हैं बिना किसी फॉर्मूला के कराए हैं, सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल दे के प्रैक्टिकली हमको कॉन्सेप्ट बताया है, जिससे हमें कॉन्सेप्ट आज तक विद कमांड अच्छे से याद है। हमको आज तक कोई भी फॉर्मूला नहीं कराया और साथ ही साथ सर ने हमको टाइम मैनेजमेंट भी सिखाई है कि हमको एक क्वेश्चन कितने टाइम में और कितने स्टेप्स में करना है। हमारा कोई भी आंसर 3 स्टेप के अंदर आराम से आ जाता है। सो हमको जैसे हमारा जो CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम है वो MCQ बेस्ड है, तो उसमें हमको ये मेथड काफ़ी हेल्प करता है। टाइम पे हमारा पेपर हो पाता है। आज तक हमको कोई भी कैलकुलेटर ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सर ने इस तरह से हमको आज तक पढ़ाया है। दिस इज़ वेरी टफ, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, हमसे फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे, टीचर्स बोलते हैं कि फॉर्मूला याद कर लो। सो आज मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आई हूँ, मयंक अग्रवाल सर। जो मयंक अग्रवाल सर मुझे बेस्ट लगते हैं। हमारा MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होता है और हम सब जानते हैं कि MCQ बेस्ड ज़्यादा ट्रिकी आता है कंपैरिजन टू हमारे जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं उससे। तो जो हमारे अभी तक मेरे जो आंसर्स 3 लाइन से ज़्यादा में आंसर्स नहीं आए हैं। सर हमारी ऐसी प्रैक्टिस करवाते हैं कि हमारे जितने भी आंसर्स होते हैं वो मैक्सिमम 3 लाइन्स के अंदर आ जाते हैं। दैट इज़ M फॉर मैथ्स एंड M फॉर मयंक अग्रवाल। थैंक यू। बहुत फायदा हुआ है एंड वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर रिजल्ट। नाउ इट्स योर टर्न टू शाइन। अब आप भी मयंक सर के पास आए और अपने CA कोर्स को फर्स्ट टाइम में क्रैक करें। हमारे साथ चलते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी मयंक अग्रवाल